नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल यज्ञ विद्या के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ आज हम बात करेंगे हिंदी के जो PYQ है 31 अगस्त 2024 के सेकंड शिफ्ट का यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 2026 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला क्लासेस के टॉपिक्स। साथियों, आज हम ये सेकंड शिफ्ट कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारी क्लासेस आपको करवा दी गई है, आप हर एक क्लास करते हुए आइएगा। चलिए बिना समझ जाए कि करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न आपके समक्ष है और पहले प्रश्न में आपको दिया गया था 1 से लगा करके 5 तक गद्यांश। गद्यांश पर आधारित प्रश्न थे और यहाँ पर भूषण महाराज के विषय में और उनकी विशेषज्ञता और उन्होंने किन के ऊपर रचना लिखी है उसके बारे में एक गद्यांश दिया गया है। इसी से 5 प्रश्न निकालेंगे। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और आराम से एक एक चीज समझते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? भूषण महाराज ने विषय और विशेषतः नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल से महाअनुभवों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वालों की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरदीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया है। और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया, उस समय उनके पास केवल 5025 पैदल थे। क्या? सेना। इसी सेना से वे ये जो सेना थी, इस सेना से इस महाअनुभव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की। मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ दिया। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ शिवाजी बावनी और शिवाजी भूषण, इनका जो इस पाठ बोध में भूषण का वीर काव्य दर्शाया गया है, ये भी आपको याद रखना था। अब इस गद्यांश पर आधारित हमें 5 प्रश्न मिलने वाले हैं। इन 5 प्रश्न का पहला प्रश्न आपकी स्लाइड पर आ चुका है। पहले प्रश्न का आप जवाब देंगे। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया, उस समय उनके पास थे, क्या थे? 25,000 2 और 2 पैदल, 2 नहीं थे भाई। 25,000 5 पैदल, 2,000 5 पैदल, 5,000 25 पैदल। तो क्या निकल के आ रहा है आपका? बी आंसर 25 पैदल। हाँ 25 पैदल थे ना। तो कितने थे? 5 सवार और 25 पैदल। तो यहाँ पर आपका जो है डी विकल्प में, डी में आगे पीछे दे रखा है। यहाँ पर पहले 5 सवार थे और जो 25 हैं वह पैदल थे। ठीक है, याद रखना। पहले 5 आएंगे और 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो पैदल बन जाएगा। ठीक, ये बात याद रखना, कंफ्यूजन मत होइएगा। ये आगे पीछे, जैसे यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर मैंने बी लगा दिया, जबकि आगे पीछे कर रखा था, वैसे नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, ये तो इसका आंसर हो गया, जहां लिखा है कि गद्यांश के अनुसार जो बुंदेला थे उनके पास मुगलों का सामना करने के लिए 5 सवार और 25 पैदल सैनिक थे। ये यहां पर आप देखते हुए चलेंगे आगे। भूषण का समय का प्रिय काव्य रस है। भूषण का प्रिय काव्य रस कौन सा है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस? बताइए कौन सा है। तो अभी बताया आपने कि आखिरी लाइन में लिखा था जो वीर की प्रधानता वाली रचनाएं की है, यानी कि वीर रस प्रधान रचना की है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। श्रृंगार का क्या है? रति है। और श्रृंगार जो लिखते हैं वह ऐसे लिखते हैं। ठीक, इसके बाद में करुण का क्या है स्थायी भाव? बताइए जल्दी। करुण का स्थायी भाव क्या है? शांत का निर्वेद है। कहीं शोक तो नहीं है? बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी। चलिए
आगे एक तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके समक्ष है। भूषण का प्रिय काव्य रस है था। तो भूषण का काव्य रस में वीर रस प्रधान है, वीरता से भरी हुई रचनाएं लिखी हैं। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे। उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था? किसके आश्रय में वो पल रहे थे, वहां पर उन्होंने काम किया था? औरंगजेब, वीर सिंह जुदेव, शिवाजी और छत्रसाल। देखिए यहाँ पर दो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आश्रय दिया था उनको, वे थे छत्रपति शिवाजी। ठीक है, जो उनको आश्रय ज्यादा दिया था, सबसे ज्यादा जिसको उन्होंने आश्रय दिया उनको, उनमें प्रमुख थे शिवाजी महाराज। कौन थे? शिवाजी महाराज। ये शिवाजी महाराज जो थे, इन्होंने क्या किया, जितने भी महाकवि वगैरह रहे उनमें भूषण को सबसे ज्यादा महत्व दिया था। भूषण को महत्व दिया, ठीक। 76 साल का समय भी जिए थे वो, तो ये भी याद रखना। आगे बढ़े, आगे एक तरफ बढ़े। यहाँ मैंने पूरा ही लिख दिया है, हालांकि गद्यांश में शिवाजी की भी और जो छत्रसाल है दोनों का उल्लेख है, लेकिन आपको बता दूं प्राथमिकता में शिवाजी को माना जाता है क्योंकि उनके दरबारी कवि थे। ये याद रखना। भूषण जो शिवाजी के, एक लाइन में लिख लिए, शिवाजी के दरबारी कवि थे। ठीक, ये बात भी आपको अलग से नोट कर लेनी है। ठीक, बढ़े आगे बढ़ते हैं। अब तो नहीं करोगे आप गलती। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए दो काव्य ग्रंथ कौन से हैं? अरे छत्रपति शिवाजी में शिवा वैभव ने लिखा, चिंतन नहीं लिखा है, कथा नहीं लिखा, विक्रम ने लिखा, बावनी लिखा और भूषण लिखा। बिल्कुल करेक्ट। कौन कौन सी लिखी है? शिवा, बावनी, अरे बावनी, और दूसरी है शिवराज भूषण। शिवराज और भूषण के बीच में दोनों के लिए लिखी हुई कहानी, दोनों के ऊपर लिखे हुए ग्रंथ। यहां आपको दिखाई दे रहा है आपके समक्ष, जो गद्यांश में भी इसका वर्णन है, शिवाजी बावनी और शिवाजी भूषण, ये दोनों काव्य इनके महत्वपूर्ण हैं। आगे की तरफ बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि हाँ, यहाँ पर ये जो पीडीएफ आप चाहते हैं कि कहाँ मिलेगा, तो हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है, इस पर फॉलो कीजिए, वहां पर आपको ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो सके। इसी के साथ अपनी तैयारी को और शानदार बनाने के लिए आप मॉक टेस्ट लगाइए, और लाइव कोर्सेज जो है उनको अपडेट पाने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। साथ में जीके का और करंट अफेयर का अपडेट पाने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जाकर के हमारा पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर जाकर के डेली अपडेट चेक कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने पांचवा प्रश्न, जहां पर आपको मिलेगा गद्यांश का सार्थक शीर्षक पूछा जाएगा। क्या हो सकता है? भूषण की कला, भूषण का काव्य नायक चयन, भूषण विवेक, भूषण की बुद्धिमत्ता। तो क्या हो सकता है? तो यहाँ पर बुद्धिमत्ता की बात करेंगे। जो भूषण था, उसका जो भूषण है, उसने क्या किया? भूषण ने अपनी अपनी बुद्धि का अपनी बुद्धि का उपयोग किया और रचनाएं लिखी और कल्पना करके रचनाएं लिखी। इसी बात के लिए, ये जो लिखी है, इसी बात के लिए हम क्या कह रहे हैं कि ये भूषण की बुद्धिमत्ता जो है उसका हमें क्या मिला? रिजल्ट मिला है। ठीक है, बड़े आगे की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है आपका वह है 6 नंबर का। अब गद्यांश खत्म होता है मेरे साथियों, गद्यांश यहीं खत्म होता है, और यहां से आएगा आपका प्रश्न आगे, जो रचनाकार के ऊपर है। मुक्तिबोध के लिए, मुक्तिबोध नामक रचना, एक मुक्तिबोध रचना है, और मुक्तिबोध के
जो रचनाकार हैं उनका नाम है मेरे साथियों, उनका नाम है जैनेन्द्र। देखो जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार की एक रचना और है, उसका नाम है त्याग पत्र, जो कि उपन्यास है। ठीक है, ये भी उनकी रचना है और ये भी रचना है। एक बात याद रखना, जैनेन्द्र को कैसे याद रखेंगे? मुक्ति पाने के लिए वस्त्र त्याग दिए जैन धर्म में। ठीक है, मुक्ति पाने के लिए, तो जैन धर्म में वस्त्र त्यागे, मुक्ति पाने के लिए, दोनों रचना एक साथ हो जाएगी। अब यहाँ पूछा मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मुक्तिबोध नामक रचना है, इसके लिए जैनेन्द्र कुमार जी को हिंदी साहित्य की रचना है। रचना किसकी है? हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचना है, महत्वपूर्ण रचना है। और एक बात और याद रखना, ये समाज की वास्तविकता को प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से मुक्ति के लिए हम हमारे उत्तराधिकारी को, जो हमारे कर्म थे उसके अकॉर्डिंग हमने उसका कार्य नहीं किया, और जिसके लिए हमें मुक्ति नहीं मिल रही है, बल्कि भूत के कुएं में हमें कैद कर रखा। यहाँ इसके अंदर ऐसी घटना चलेगी पूरी, वही वाली बात है। जैनेन्द्र कुमार ने इसको लिखा और अच्छी निकली, लोकप्रिय हुई। तो यहाँ पर जब साहित्य हिंदी साहित्य में लिखा, तो साहित्य कोई सा भी हो, साहित्य के लिए पुरस्कार कौन देगा? साहित्य अकादमी देगा। कौन देगा? साहित्य अकादमी जो है, अकादमी के द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान करते हैं? साहित्य में अच्छा कार्य करने के लिए साहित्य अकादमी के द्वारा। और ये नया था, इसलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। याद रहेगा, बहुत अच्छे से याद रहेगा, कोई भूलेगा तो नहीं। और कब दिया गया था? तो 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था ये यहाँ लिख लीजिए, 1966 में यह पुरस्कार दिया गया, 1966 में दिया गया। ठीक है, बढ़े आगे। बहुत बढ़िया, मजेदार चल रहा है। वैसे यहाँ सब लिखा है, लेकिन फिर मैंने आपको टू द पॉइंट बिंदु लिखवा दिए। बढ़े आगे, ये रहा अगला प्रश्न। गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। कोष्टक में दिए गए शब्द का जो वचन है बदलिए। अब मैं यहाँ वचन बदलने के लिए कहा, तो वचन क्या बनेगा? हिंदी में दो वचन होते हैं, एक तो एक वचन और दूसरा होता है आपका बहुवचन। आपको गुरु जो लिखा है ये क्या है? एक वचन है। अब हम इसका क्या बनाना? बहुवचन बनाना है। बहुवचन बनाना है किसका? गुरु का। और गुरु का बहुवचन जो बनेगा गुरु का, वह क्या बनेगा मेरे साथियों? गुरु नहीं रहेगा, गुरुजी नहीं रहेगा, गुरुओं नहीं रहेगा, गुरुजन रहेगा। क्या रहेगा? गुरुजन रहेगा। क्या रहेगा? गुरुजन रहेगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको गुरुजन ये लिखा हुआ देखिए। गुरु शब्द एक वचन है। आदरणीय व्यक्तियों का बहुवचन बनाने के लिए जन, वृंद और गण, ये तीन शब्द जोड़े। क्या क्या? जो आदरणीय है, जो सम्माननीय व्यक्ति हैं, उनके लिए हम जन, वृंद और गण जैसे शब्दों को जोड़ करके उनके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे गुरु का गुरुजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाग का अनेकार्थी। जो नाग है, नाग देवता है, नाग जो है उसका अनेकार्थी पूछा है, अनेक अर्थ देने वाला अनेकार्थी पूछा है, अनेकार्थी पूछा है। अनेकार्थी किसे कहेंगे? ऐसा शब्द जो नाग के अनेक अर्थ दे रहे हो, या इस शब्द के बहुत सारे अर्थ देते हो। ये तो हाथी होगा, ये मोक्ष की बात करेंगे। रथ या पारा, बताइए किसका होगा? जो नाग है वह, तो नाग जो है उसका मिलेगा आपको हाथी आएगा। कौन आएगा? हाथी मेरे साथी। और हाथी ऐसा है कि ये अनेकार्थी शब्द है। कैसे? जो आपके समक्ष यहाँ पर नाग एक अनेकार्थी शब्द है, और इसके मुख्य अर्थ हम देखें तो नाग में हाथी को भी नाग कहा जाता है, और नाग सांप को भी कहा जाता है, और नाग जो है सांप पर्वत को भी कहा जाता है, और बादल को भी कहा जाता है। ऐसे में यहाँ पर आपका हाथी निकल कर आएगा। देखिए, जो नाग है वह एक अनेकार्थी शब्द है, और इसका हाथी है, सांप है, खुद सांप है। इसका मतलब पर्वत है, पर्वत को भी नाग कहते हैं, पर्वत को भी नाग कहते हैं, पर्वत को भी नाग कह देंगे। और इसके बाद एक और बदला आपका बादल, आसमान में छाया हुआ है बादल। बादल जो है
उसे भी कहते हैं। ये सभी क्या है इसके अनेकार्थी शब्द, ये सभी क्या है इसके अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं, नहीं भूलेंगे। मजेदार तरीके से आप क्लास करते हुए चलिए बस। 9th नंबर का प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग कर में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं। देखिए, संस्कृत के शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जो 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 क्या हो, हिंदी में, हिंदी में बिना परिवर्तन के, परिवर्तन के बिना परिवर्तन के प्रयोग किए जाए, प्रयोग किए जाए, तो वहां क्या होगा, तो वहां आपको मिलेगा तत्सम शब्द। क्या मिलेंगे, तत्सम शब्द मिला। क्या मिलेगा भाई, तत्सम शब्द मिलेगा। उससे हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। और ये तो हो गया संस्कृत भाषा का ऐसा। और दूसरा ये है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में परिवर्तित रूप में, हिंदी में परिवर्तित रूप में प्रयोग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, प्रयोग तो हो रहे हैं, लेकिन परिवर्तित रूप में प्रयोग हो रहे हैं, तो उन्हें हम तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव कहते। ठीक है, ये भी बात याद रखना। अब यहां हमारे सामने दो बातें आ रही है। क्या आ रही है, एक है बिना परिवर्तन, यानी कि ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। अगर ज्यों का त्यों है तो ज्यों का त्यों ही तो हो रहा है, यानी कि बिना परिवर्तन के हम संस्कृत के शब्दों को हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। विदेशज किसे कहेंगे, सॉरी देशज किसे कहेंगे, देसी भाषा के शब्द, देसी भाषा प्लस बोली के शब्दों को कहेंगे, शब्दों को। ठीक, इसके बाद में विदेशज, विदेशी भाषा के शब्द, विदेशी भाषा के शब्दों को कहते हैं। जैसे जैसे अरबी, अरबी, जैसे अरबी, अरे यार क्या हो गया, सब मिट गया। एक बार लिख देता हूँ, देखिए तत्सम किसे कहते हैं, एक बार लिख देता हूँ। तत्सम का यहाँ लिखना एक साथ, थोड़ा इरेज हो गया गलती से। तत्सम क्या होगा, जो के त्यों प्रयोग होगा, जो का त्यों प्रयोग। आपको पीडीएफ मिला है ना, इसलिए जो का त्यों प्रयोग, यानी कि बिना परिवर्तित, बिना परिवर्तन, बिना परिवर्तन के। थोड़ा सा कर लीजिएगा, लेकिन ये क्यों पीडीएफ मिला है, पीडीएफ में लिखना पड़ रहा है। तद्भव क्या होगा, जो का मतलब परिवर्तित रूप में, परिवर्तित रूप में। ठीक है, परिवर्तित रूप में। ठीक, इसके बाद में देशज किसे कहेंगे, तो देशज जो है हमारा वह किसे कहेंगे, देसी भाषा के शब्द, देशी भाषा या बोली के शब्द। ठीक, और विदेशी किसे कहेंगे, विदेशज किसे कहेंगे, तो विदेशज है वह विदेशी भाषा के शब्द, जैसे अरबी, फारसी आदि। ठीक, यहाँ पर देख लिया कौन कौन सी है हमारी, जो देशी है उसमें कौन कौन सी है, जैसे मालवी है, और मगही है, ऐसे अलग अलग जो भी है वे सभी। ठीक है, चलिए अब ये तो रही है आपकी पूरी विस्तृत व्याख्या यहाँ पर दे दी। हमसे यहाँ जो पूछा गया था उसका आंसर क्या है, जो का त्यों है, तो इसका आंसर क्या निकल के जाएगा, सी निकल जाएगा, तत्सम निकल के आ जाएगा। यह बात याद रखना, ये बात भूलिएगा मत मेरे साथियों। आगे बढ़ते हैं, मजेदार प्रश्न है, मीन शब्द का पर्यायवाची, मत्स्य विभावरी सीखी शावक, तो मत्स्य निकल के आएगा, मीन का मत्स्य निकल के आएगा।
मीन का पर्यायवाची मत्स्य होता है, अन्य पर्यायवाची में मछली है, जख है, जल जीवन है। याद रखना कौन कौन है, मछली है। मीन किसे कहते हैं, मछली को कहते हैं। किसको कहते हैं, मछली को, मछली को कहते हैं। इस बात से याद रखना, इसके इसी से जल जीवन भी निकला, जल जीवन निकल जाएगा, जल में पड़ने वाली। एक और होता है जख, जख, और एक और होता है जख। ये नया होगा, ये पूछा जा सकता है अब आगे। और मत्स्य यहाँ लिखा हुआ है, मत्स्य लिखा हुआ है, सही। अन्य में देखें आप तो विभावरी किसका है, रात को कहते हैं, शिखी मोर को कहते हैं, और शावक किसे कहते हैं, शेर के बच्चे को शावक कहा जाता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न ये रहा, सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी है। तो सर्प हो प्लस मेघ हो प्लस हरिण हो, ये सभी जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं, ये सारंग शब्द के, सारंग शब्द के क्या हैं, सारंग शब्द के अनेकार्थी हैं। अनेकार्थी यानी कि सारंग जो है उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। सारंग के उसमें सर्प भी निकलता है, उसमें मेघ भी निकलता है, उसमें हरिण भी निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विकल्प नंबर सी जो है वह करेक्ट मिल रहा है। यहाँ पर विकल्प नंबर सी मत भूलिएगा। एक बात याद रखना, जो कोयल, सारंग के अनेकार्थी शब्द में कोयल भी आता है, जातक भी आता है, मोर भी आता है, हंस भी आता है, बाज भी आता है, सिंह भी आता है, धोना भी आता है, और घोड़ा भी आता है। ठीक है, ये भी याद रखना। इसके बाद बढ़े आगे, आगे की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हजारों लोगों ने उसे देखा है, हजारों लोगों ने उसे देखा है, इस वाक्य में विशेषण। देखिए, हजारों लोगों ने उसे देखा। याद रखना, कितने लोगों ने देखा, हजारों ने देखा, तो विशेषता बता रहा है इसमें, लोगों ने देखा, कितने लोगों ने, हजारों लोगों ने। हजारों लोग क्या बता रहा है हमें यहाँ पर, विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और विशेषण किसे कहेंगे, संज्ञा सर्वनाम जो है या वस्तु कोई भी, उनकी विशेषता बताने वाले को विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अगर विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, तो यहाँ विशेषता कौन बता रहा है, हजारों बता रहा है, हजारों लोग चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, हजारों में जो हजारों शब्द एक अनिश्चितता संख्यावाचक विशेषण है, जहां पर परिभाषा कहती है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बड़ा, काला, लंबा, दयालु, हजार, 100 आदि, ये सब क्या है, विशेषण है। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, और वह कह रहा है हमें कि भाई प्रत्युत्पन्न उत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। प्रत्युत प्रत्युत प्रति, बताइए यहां क्या आएगा। देखिए, यहां पर प्रत्यय अलग निकाल दीजिए, प्लस उत्पन्न अलग, उत्पन्न अलग करिए, उत्पन्न अलग करिए, प्लस मति अलग करिए। प्रति उत्पन्न में आपको जो मिलेगा वह इस तरीके से निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आपको प्रति उत्पन्न में प्रति उपसर्ग है, उत्पन्न मूल शब्द हो गया, और मति मुख्य शब्द होता है। यहाँ पर संधि का नियम अगर देखें, संधि का नियम, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ई है, क्या है, ई है, प्लस ऊ है, ई और ऊ मिलकर के यू का निर्माण कर रहे हैं। काय का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर यू का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर यू का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि कोई व्यंजन बना रहे हैं, व्यंजन बन रहा है, व्यंजन बना है, व्यंजन बना रहे हैं। ठीक है, तो व्यंजन बना रहे, तो वहां पर एक बात याद रखना, व्यंजन के साथ साथ व्यंजन भी बना रहे हैं, और एन एन साथ में स्वर भी, स्वर का भी उपयोग हो रहा है। का भी अगर उपयोग हो रहा है तो वहां आपको यण संधि आएगा, क्योंकि वहां पर वृद्ध, वहां पर यण संधि होगी, वहां पर यण संधि होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक तो व्यंजन का निकल का है नया, और उसके साथ
स्वर भी आ रहा है। एक और बात, अगर स्वर नहीं आता, अगर स्वर नहीं आता और ये व्यंजन आधा होता, ये व्यंजन बिना स्वर के होता, बिना स्वर के होता, बिना स्वर के होता, तो क्या होता? तो वहां आपका होता कि भाई जो आपके समक्ष है उसमें व्यंजन संधि बन जाती। क्या बन जाती? व्यंजन संधि बन जाती, व्यंजन संधि बन जाती ऐसे। ठीक है, बढ़े आगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपको क्या है? इसमें आपको यण संधि है, यण संधि। चलिए मेरे साथियों आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है सप्त ऋषि में समास है। सप्त, सप्त यानी कि सात, सप्त यानी कि सात ऋषि, सात जो ऋषियों की बात हो रही है, की बात की गई है, की बात हो रही है। और जब सात ऋषियों की बात हो तो सात शब्द किसको दिखाता है? संख्यावाचक हो। अगर संख्यावाचक मिले पहला शब्द, संख्या वाचक, संख्यावाचक मिले पहला शब्द, तो समझिए, तो वहां पर द्विगु समास होता है। तो यहां पर कौन सा समास आएगा? द्विगु। और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए इसका, उदाहरण माता पिता, माता पिता दिन रात। ठीक, माता पिता में लड़ाई हो तो बीच में आप बोलिएगा मत, नहीं तो आपकी सुताई हो जाएगी, याद रखना। तो यहाँ पर आपका द्विगु समास जो है वह निकल कर आएगा। सात लोगों की बात हो रही है। जहां प्रथम पद संख्यावाची हो वहां पर कौन सा समास होता है? तो वहां पर आपको द्विगु समास मिलता है। उदाहरण के लिए त्रिभुवन, नवरत्न, चौराहा, ये सब शब्द आपसे लगातार पूछे जाते रहे हैं। विशिष्ट किसका विलोम है? अवशिष्ट, सामान्य, अनिष्ट, शिष्ट। तो विशिष्ट जो है आपका वह सामान्य का क्या हो जाएगा? विलोम बनेगा। विशिष्ट यानी कि स्पेशल, कुछ खास, खास, खास लोग या महत्वपूर्ण लोग, महत्वपूर्ण लोग या वस्तु। ठीक, और सामान्य का अर्थ है, सामान्य का अर्थ क्या है? ऐसे जो जनता में सभी एक समान हो, सभी एक एक समान हो। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां याद रखना, सामान्य निकाल दिया मैंने। विशिष्ट मतलब जिसमें किसी प्रकार की विशेषता हो, और सामान्य यानी मामूली साधारण इंसान है, उसकी बात हो रही हो। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां पर अशुद्ध दिया, उसमें शुद्ध बताना है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बाघ और बकरी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। यह मेरा पुस्तक है। कृष्ण ने, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। यह मेरा पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक होना चाहिए था, मेरा नहीं। यहाँ पर मेरी होना चाहिए था। यह मेरी पुस्तक है। यहाँ पर अनेकों नहीं होता बल्कि अनेक होता है, अनेक होता है। इसके बाद में बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। बाघ और बकरी जो है एक घाट पर पानी कभी नहीं पी सकते। बाघ और पानी एक घाट पर पानी पीती है, पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, नहीं पीते हैं। क्या होता है? पीते हैं, पीते हैं। ठीक, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बिल्कुल सही आंसर था यहाँ पर, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी सही लगाया इन्होंने, ए ही लगाया है। देखो पीती है, पानी पीते हैं हो जाएगा, बहुवचन आना चाहिए था, पुल्लिंग है। और यहाँ पर मेरी पुस्तक स्त्रीलिंग है। और अनेक स्वयं अपने आप में बहुवचन होता है, उसका अनेकार्थी करने की आवश्यकता नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या है? बड़े प्राणी को सांत्वना देना, ऐसी बात नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि ऊंट का मुंह यानी कि बड़ी बात है, बड़े हैं, उसके आगे थोड़ा सा मिल जाना,
बहुत सारा काम है, बहुत अधिक की बजाय बहुत कम खाना मिलना। मान लीजिए आपको भूख जो है, बहुत तेज भूख लग रही है आप, या फिर एक बात समझिए, ये एक बड़ा सा बर्तन है, ये बड़ा सा बर्तन है, इस बड़े से बर्तन में खाली पड़ा हुआ है, अब इसमें पानी की बूंद जा रही है। क्या जा रही है? पानी की एक बूंद डाल दी गई है। ये पानी की एक बूंद इसमें डाल दी गई, पानी की बूंद, पानी की बूंद इसमें डाल दी गई। अब बड़े से पात्र में एक बूंद कोई दिखाई नहीं देगी। वही बात हो रही कि इतना बड़ा है, उसमें एक छोटा सा कण चला जाए तो वह बहुत कम होगा। क्या होगा? बहुत कम होगा। यहाँ पर बड़े प्राणी को बहुत को सात्वना देना नहीं, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना नहीं, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, बिल्कुल ज्यादा भूखा बेटा उसको कम देना, जानवर को दवाई देना, गलत बात। तो यहाँ पर विकल्प जो सी है वह पूरी तरीके से करेक्ट हो जा रही है। देख लीजिए, ऊंट के मुंह में जीरा जा रहा है, ये थोड़ा सा जा रहा, बिल्कुल वही बात है, ऊंट के मुंह में जीरा जाना, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो निराला की साहित्य साहित्य साधना, इस नाम से जो रचना है, एक रचना है, और इसके रचनाकार साथ में हमसे एक तो रचनाकार पता होना चाहिए, दूसरा इसके लिए इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका। ये जो थे आपके, वह है रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा, ये सही बात। राम राम विलास रामविलास शर्मा कौन थे? रामविलास शर्मा। और कब मिला था ये? तो यहाँ सब डिटेल लिखा हुआ है कि जो वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इनको मिला था वह वर्ष है कौन सा है भाई? 1970 में। यह हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है, आलोचना की गई इसमें, उनके ऊपर लिखी गई है। ठीक है, बड़े आगे तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अध। अध शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? वैसे अध शब्द का जो अर्थ है अपने आप में वह क्या होता है? अध यानी कि आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है? आधा, या नीचे भी होता है। आधा या नीचे, ये दोनों सेंस में इसका माना जाता है। ये अर्थ है, क्या है भाई? अर्थ है अध का। अब आपको बताएं, संभिन्नार्थक में समाप्त होना नहीं होगा, है ना। इसके बाद में व्याकल। अच्छा, एक और होता है, इसका अर्थ एक सेंस में लेता है और वह है पाप। किसके सेंस में लेते हैं? पाप। पाप के सेंस में भी आता है, और पाप को ये अग कहते हैं। क्या कहते हैं? अग। अध कहते हैं, अग कहते हैं। क्या कहते हैं? अग। वैसे यहां पर पाप आ रहा है तो वह पाप इसकी वजह से आ रहा है, लेकिन यह डायरेक्ट नहीं है, और डायरेक्ट हमसे संभिन्नार्थक में डायरेक्ट पूछते हैं तो यह गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत होगा। यहां ऐसा हुआ कि इस प्रश्न को हमारे जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड जो है उसके द्वारा इसको कैंसिल कर दिया गया, और इसका अंक सभी विद्यार्थियों को समान रूप से दिया गया। ठीक है, तो वैसे मैंने यहाँ बता दिया, पर इसका आंसर कुछ भी नहीं था, तो इसलिए कैंसिल वाला प्रश्न है। अगला है 20वां, तो 20 में भी सेम होता है, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? साथियों, देखा गया हो, अभी देखा गया हो शायद हो रहा है, मतलब संभावना जता रही है, तो संभाव्य संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान जो है इसमें होना चाहिए। कहीं कहीं इसमें संदिग्ध, कुछ लोग कहते हैं कि इसका, कुछ लोग मानते हैं, मानते हैं, क्या मानते हैं? कि संदिग्ध वर्तमान भी है इसमें, परंतु मुख्यतः इसका जो होता है वह संभाव्य वर्तमान होता है, और संभाव्य वर्तमान विकल्प में ना है, इसलिए इसको भी हटा दिया गया है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं। तार, वार, धार, हार। तो यहाँ पर हार,
देखिए महारानी लक्ष्मीबाई की हार हुई, लक्ष्मी बाई की हार हुई। ये क्या है, स्त्रीलिंग के लिए है, इनके लिए बात हुई, और ये क्या है, एक स्त्री है, स्त्रीलिंग को डिनोट कर रहा है, ठीक है, स्त्रीलिंग को डिनोट कर रहा है। दूसरा वाक्य ये है, वाक्य दिए हुए यहाँ पर, वाक्य दे रहा हूं, वाक्य है, एक तरफ तात्या टोपे या तात्या टोपे की जीत या हार हुई, है ना, तो अंग्रेजों की या तात्या टोपे लिखते हैं, तात्या टोपे की, तात्या टोपे की हार हुई। अब देखिए यहां पर भी क्या है, हार हुई, हार हुई, लेकिन ये क्या है, पुल्लिंग है, पुरुष को दिखा रहा है, पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग। दोनों तरफ लिंग अलग अलग हो गया, लिंग बदल गया, लेकिन क्रिया बिना परिवर्तन के हूबहू प्रयोग हुई, वह कौन सी है, क्या हो, हार है, ठीक। हार, माला, माला, राधा ने नया हार लिया, इसमें वो होगा ये। इसके बाद में स्त्रीलिंग में देखें तो हार, पराजय विकास की हार हो गई, पराजय, हार का अर्थ है पराजय के सेंस में, तो यहाँ पर विकास की हार हो गई, ठीक है। यहाँ अलग तरीके से इसमें अर्थ दे दिया आपको, प्रयोग और वहां पे अलग तरीके से करवा दिया। 22वां प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। खटिया सेना, बीमार होना, कार्य से विमुख होना, कार्य से विमुख होना, और आराम से लेटना, चार पाई पर सोना। तो यहां आएगा आपका बीमार होना, क्या होगा, बीमार होना, खटिया सेना यानी कि बीमार होना, बीमार होना। खाट पर कब लेटते हैं, खाट, खटिया यानी कि खाट आप नॉर्मली कहते हैं, तो खाट पर हम कब लेटते हैं, पलंग पे, जब बीमार पड़ते हैं। इस मुहावरे का अर्थ यही। चले आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है आपके सामने सकर्मक क्रिया वाला है। कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे, राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया। बताइए कौन सा सही होगा। तो यहां मिलेगा आप सकर्मक में, वह है आपका सतीश ने केले खरीदे, सतीश ने केले खरीदे, यहां पर क्या आएगा, सतीश ने केले खरीदे, यह सकर्मक है। देखो गिर पड़ा, इसमें यह शब्द नहीं आएगा, इसमें रोता रहता है ये भी नहीं आएगा, चढ़ गया ये भी नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखें तो शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद में है। पीताम्बर में, धारण करने, शास्त्र प्रवीण में, महाविद्यालय में, तो पीताम्बर में या शास्त्र में। तो यहां पर देखो पीताम्बर में तो कौन सा आएगा, बहुव्रीहि आ जाएगा, कौन सा आएगा, बहुव्रीहि आ जाएगा, बहुव्रीहि आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बहुव्रीहि आ जाएगा। इसके बाद अगर शास्त्र प्रवीण में देखें तो यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, यानी कि शास्त्र का ज्ञान रखने वाला, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला, ठीक है। आगे की तरफ बढ़े, अगला है यहाँ पर आपका हस्ती। हस्ती शब्द का संभिन्नार्थक क्या है, हस्ती का। तो यहाँ पर वैसे तो इस प्रश्न को हटा दिया गया था, इस प्रश्न को हटा दिया है, हटा दिया, कैंसिल, हटा दिया, निरस्त हो गया, कैंसिल हो गया। क्रोध है, आंख है, अस्तित्व है, और वैसे अगर मानते तो अस्तित्व इसका संभिन्नार्थक बन सकता है, क्योंकि हस्ती शब्द के अपने अपने दो अलग अर्थ होते हैं, उसमें से एक अस्तित्व के सेंस में भी आता है, लेकिन यह अनेक अलग अलग तरीके से संभिन्न अर्थ दे रहा था, इसलिए इसे भी रिमूव करना पड़ा। यानी कि कुल 3 प्रश्न ऐसे हैं, कुल 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसको हटाए, 3 प्रश्नों को हटाए, इसमें से 3 प्रश्नों को हटाए, 37 में से 3 कैंसिल कर दिए गए, यानी कि 34 क्वेश्चन ही हिंदी के थे कुल मिलाकर के। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा समास है, रूपक, अतिशोक्ति, उल्लेख या उपमा। चरण कमल तो उपमा, अलंकार या रूपक तो रूपक अलंकार बनेगा, रूपक अलंकार बनेगा। चरण किसके समान है, चरण जो है, चरण जो है वह कमल के
कमल के बंदो हरिराई, उसके जो हरि के जो चरण है उसके चरणों में कमल के फूल की बौछार या उनके समान जो है वैसा दिखाई दे रहे हैं। तो वहां पर उपमा यानी कि उपमा में ऐसा होता है विशेष और विशेषण की बात होती है। विशेष और तो यहाँ पर पैर जो चरण हो रहे हैं उसके सामने कमल मान लिया गया है, उनके पैरों को ही जो पैर है वो कमल के फूल जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कमल के फूल उनके चरणों में चढ़े हुए हैं। देखिए ये है भगवान के पैर और भगवान के पैरों पर कमल के फूल चढ़े हुए हैं, तो वो फूल ही क्या मान लिए, वो पैर भी फूल मान लिए गए, ऐसी बात इसमें कर दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ, गलत। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, तो यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, यहां पर कर्ता है, कर्म है, फिर क्रिया विशेषण और आखिर में क्रिया। आगे की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आपके समक्ष है 28वां। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किया, वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का वर्णन परिक्रम, परिक्रम, कारणमाला, अनुमान या एकावली। तो यहां पर मिलेगा आपको अनुमान, अनुमान मिलेगा। क्या मिलेगा, अनुमान मिलेगा। यानी कि आप प्रत्यक्ष के सामने अप्रत्यक्ष, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आप 2026 में इस पेपर में से पढ़ के जाइए, यहीं से प्रश्न आएंगे। मैं क्या कर रहा हूं, अप्रत्यक्ष को भी दिखाने का यहाँ प्रत्यक्ष के रूप में ये जो प्रश्न है इसको क्या कर रहा हूं, आएगा, भविष्य में बात कर रहा हूं, वहां आएगा एग्जाम में। तो अप्रत्यक्ष वो हमारे सामने अभी आया नहीं, लेकिन आ सकता है, उसकी संभावना हम अभी से जता रहे हैं। यानी कि प्रेजेंट में क्या दिख रहा है आपको, 2024 में जो पूछे गए प्रश्न है वो दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे सामने प्रत्यक्ष है, साक्ष्य के रूप में है। और हम अप्रत्यक्ष यानी कि 2026 की जो एग्जाम होने वाली उसके लिए क्या करें, कल्पना करके आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है और वह कौन सा है मेरे भाई, वह है आपका जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता और अन्य तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहां क्या होता है। अन्य पद प्रधान हो, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, मतलब ना में कोई पद, मतलब प्रथम पद भी नहीं है, प्रथम पद और जो द्वितीय पद या उत्तम पद, मतलब उत्तर पद, उत्तर उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद, उत्तर पद, यहाँ द्वितीय जिसे कहते हैं हम द्वितीय कहते हैं, ठीक है, या बाद वाला कहते हैं। तो यहाँ पर तत्पुरुष में ऐसा नहीं होता है, बहुव्रीहि में या अव्यभाव में या कर्मधारय में तो आपके सामने बहुव्रीहि समास निकल के आएगा। बिल्कुल ये बात मैंने अभी यहाँ पर भी लिखवाई थी आपको, जो पीताम्बर शब्द लिखा था, पीताम्बर वाला, पीताम्बर में ये बात कही थी हमने, वही ये तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकल रहा है, तीसरा अर्थ निकल रहा है, तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े। 29वां प्रश्न, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है उसमें कौन सा आएगा आपका, बहुव्रीहि समास आएगा, जिसमें प्लस एक, एक दो, एक और दो दोनों मिला के तीसरा निकल जाए। जैसे महान प्लस वीर, महावीर बन जाएगा। इसके बाद में अगर देखें आप, तीन प्लस लोचन त्रिलोचन बन जाएगा, अर्थात शिव, और महावीर यानी कि हनुमान जी हो जाएगा, हनुमान जी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपके समक्ष है वह है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अब यह बात यह ध्यान रखनी है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या दो सेंस में, एक तो 11 है और एक 13 है। केवल यह स्वर पूछा है, अगर अयोग वह मिलाने हम, ये 13 इसमें अयोग वह है, अयोग वह भी आएगा। और अयोग वह की संख्या कितनी है, दो है। कौन कौन से, अम और अह, अम प्लस अह। वैसे तो यहां पर कुल संख्या पूछिए तो 13 आना चाहिए, लेकिन हमारी बोर्ड ने 11 मानी है, क्योंकि मूलतः कितनी है, मूलतः मूलतः हमारे पास जो स्वर है वह 11 ही है। कौन कौन से 11 है, देखिए, अ है, आ है, ई है, ई है, उ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या हमारे पास, ये 11 स्वर है, ये हमसे पूछे गए थे। ये यहाँ अपनी उपनी है, ये अ है ना, ठीक। तो ये अ से लगा करके औ तक क्या है हमारे पास 11 स्वर है। एक बात याद रखना,
अब इनमें से जो 10 ऐसी संख्या है जिनकी मात्रा होती है, 10 जो है मात्राएं वाले स्वर, मात्राएं वाले स्वर, वाले स्वर। इनमें से अ की कोई मात्रा नहीं है, बाकी 10 की मात्रा होती है। ध्यान रखना, री जो है लघु री वह 11 में से एक है। दीर्घ री जो है, दीर्घ री जो है वह काहे का है, वह संस्कृत में प्रयोग होता है, संस्कृत में प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ मैंने सब कुछ डिटेल में लिख दिया, ह्रस्व दीर्घ वगैरह सब कुछ डिटेल आपको करवा रखा है कि कौन सा आपको ह्रस्व स्वर है, कौन सा आपका दीर्घ स्वर है, ये सभी यहाँ पर आपके समक्ष लिखे हुए हैं। अरे जरा इधर तो आ, अरे जरा इधर तो आ, में कौन सा अवयव है, विस्मय आदि बोधक कालवाचक या जो परिमाणवाचक या प्रश्नवाचक? तो बताइए, यहाँ पर विस्मय हो गया, सांप सांप झटक रहा है, सांप दिखाई दे रहा है, शोक हो रहा है, हर्ष हो रहा है, आश्चर्य प्रकट हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर हमारा विस्मय आदि बोधक होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और वह है आगे प्रश्न, आदि 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 शब्द युगम का सही अर्थ बताइए। आरंभ, अंत नहीं, ये आदि जो होगा इसका अंत के सेंस में आता है, अंत खत्म इतना ही। अब तो अंत तो इसके समझ आएगा, आरंभ यानी होगा अभ्यस्त यानी होगा। तो आपको यहाँ पर बी विकल्प क्या दिख रहा है, एकदम कर, अच्छा आरंभ कर रहे हैं, आधी आधी अभ्यस्त आरंभ सी है। तो यहाँ एक तो अंत के सेंस में होता है, लेकिन यहाँ आरंभ नहीं होगा, इसका आरंभ तो नहीं होगा। इसी आदि का आरंभ भी होता है, किसी बात का हम आरंभ कर रहे हैं, आदि आदि आगे हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, उस सेंस में तो यहाँ पर आरंभ और अभ्यस्त, जो बड़ी ए वाला है वो अभ्यास की बात करता है और छोटी वाला आरंभ कर रहे हैं या अंत कर रहे हैं उस सेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आरंभ स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर अभ्यस्त जो है बड़ी ए वाला है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, साखी का मूल तत्सम शब्द है, तत्सम साखी का दिया, सिर, शिक्षा, साक्षी। तो साक्षी का क्या निकल के आएगा, साक्षी निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा, साक्षी लगा दिया। तो यहाँ पर तत्सम से तद्भव बन के आया। अब तद्भव तत्सम मैंने आपको पहले ही बता दिया, पिछला प्रश्न देखिएगा जहां पूरा डिटेल तद्भव तत्सम देशज विदेशज चारों ही प्रकार के शब्द आपको मैंने बता दिए हैं। साखी जो शब्द इसका अर्थ है, जो हमारे यहाँ पर उसमें गवाह है, चश्मदीद है, भली है, ये सभी क्या है इसके भली प्रकार से जो समझी हुई है, ये भी क्या है इसके भली प्रकार समझी हुई बात भी अगर कहें तो यह भी हमारा साक्षी या साखी का अर्थ के सेंस में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, पेड़ से कई आम गिरे, पेड़ से कई आम गिरे, निम्नलिखित में से कौन सा से कारक का प्रयोग हुआ, से गिरे, संबंध कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक। तो यहाँ पर आपका अपादान होगा, क्या होगा भाई, अपादान। ये देखो यहाँ पर पूरे दिखा दिया है, इसलिए माने बना रहा हूं, जो आम है और पेड़ से नीचे गिर रहा है, आम का पेड़ है, इससे अलग हो रहा है, अलग होने से इसमें अपादान अपराध हो रहा है, अलग करें ना तो आप अब हो गए, अब यानी कि नीचे जा रहा है, पेड़ से अगर आम गिरेगा तो नीचे जाएगा, अब हो जाएगा अपादान आएगा। ठीक है, जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से दो वस्तुओं के अलग होने का बोध हो, वहां पर आपको अपादान कारक मिलेगा। यहाँ पेड़ से कई आम गिरे में पेड़ से अलग हो रहा है, इस सेंस में अपादान कारक आएगा। 35वां प्रश्न, पूस की रात कहानी के रचयिता, ओहो, ये जो रचयिता है इसकी वो कौन है, वो तो प्रेमचंद हो जाएगा। कौन हो जाएंगे, प्रेमचंद हो जाएंगे। लेकिन प्रेमचंद की कुछ ऐसी रचनाएं जो आपसे पूछा जाती है, कुछ नाम कुछ उपाधियां, एक तो उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट के नाम से इनको उपाधि मिली हुई थी, उपाधि थी इसकी, इनकी उपाधि थी। ठीक है, इसके बाद में रचना में देखें तो गोदान पूछती है, गोदान पूछते हैं, निर्मला पूछा जाता है, निर्मला, गबन, गबन, ये और मंगल सूत्र, मंगल सूत्र, अधूरा था है ना, अधूरी, अधूरा उपन्यास। और ये जो रचना है क्या है आपकी, उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है। ठीक, इसके अंदर कुछ और रचना में देखें हम, कफन, कफन इनकी कहानी है, सदगति, सदगति, ये भी पूछा जाता है। एक और है नमक का दरोगा, नमक का
दारोगा या दरोगा, ठीक। और है इनका दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा। ये इनकी रचना पूछ जाती है, वो करवा रहा हूं, याद रखना है ना, क्योंकि प्रेमचंद महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप इतने सारे रचनाएं लिखवाने के बाद भी आपको कम पड़ जाएगी, क्योंकि इन्होंने लिखा ही इतना है, इन्होंने लिखा ही इतना है, तो क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो एक दो लिख लीजिए, इनका कफन हो गया, सदगति हो गया है। आपसे इनसे पूछ सकता है बूढ़ी काकी, बूढ़ी काकी, बूढ़ी काकी पूछ सकता है, बूढ़ी काकी। इसके बाद में और पूछ सकता है आपसे, कौन सा पूछ सकता है, पूछ की रात, पूछ की रात तो ऑलरेडी यहाँ पर पूछ लिए, पूछ की रात हो गई है ना। और भी आपसे पूछ सकता है भाई, और भी पूछ सकता है, उनमें से कौन है महत्वपूर्ण। वैसे 16 सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनमें से भी महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम में रानी सारंदा, रानी रानी सारंदा, सारंदा, ठीक है। बहुत सारी है इनकी, इतनी याद रखना आप रचनाएं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि पूछ की रात कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है। इस कहानी को उन्होंने 1921 में लिखा था, ठीक है। ये प्रेमचंद जी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा, इनके चेहरे को। उत प्लस हार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा, उद्धार, उद्धार, उत्तार, आहार। तो यहां बनेगा आपका उद्धार, कौन सा बनेगा, उद्धार। देखिए उत है प्लस हार है, तो यहां पर त और ह मिलकर के द का निर्माण करेंगे, तो उद्धार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उद्धार बन जाएगा, ठीक। यहां पर व्यंजन संधि होगी, नए व्यंजन का निर्माण हो रहा है, व्यंजन का निर्माण, व्यंजन का निर्माण हो रहा है, व्यंजन का निर्माण, तो व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है, व्यंजन संधि। बढ़े आगे, ये भी सही है। आगे देखते हैं, जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बनेगा। एक शब्द क्या होगा, निर्दयी, निर्मम, मर्माहत, क्रूर। जिसके हृदय में ममता नहीं है, हृदय में, हृदय या हृदय, वैसे हृदय पढ़ना चाहिए उसको, लेकिन हृदय कहते हैं बहुत सारे इसमें, तो हृदय में, क्योंकि ऋषि का है, इसलिए हृदय में जो वाक्यांश के लिए एक हृदय, तो निर्दय या निर्मम, मर्माहत, तो यहां मिलेगा आपका निर्मम। क्या मिलेगा भाई, अरे कहां चला जा रहा है यार, क्या कर रहा है, अपना आप चले जा रहा है इस बार, निर्मम होगा, निर्मम, बिना ममता वाला व्यक्ति, ठीक है। ये रही हमारी आज की क्लास। यदि आप कर रहे हैं एसएससी, यूपी की, यूपी स्टेट, एमपी स्टेट, बिहार स्टेट, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी, तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और बड़े अंजाम तक पहुंचाने के लिए सहयोगी पा सकते हैं। आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह हमारे मॉक टेस्ट लाइव कोर्स या अपडेट पाने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप करंट अफेयर और जीके की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं, अपने आप को करंट से अपडेट रख सकते हैं कम समय में। किसी प्रकार की समस्या हो कोई भी, तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, और अपने साथियों को हमारे चैनल की लिंक अवश्य शेयर करिएगा। तो ये रही आज की हमारी क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथ ही एक काम कीजिएगा कि आप सभी कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी क्लास आपको। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।